हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने इंडियन मेडिवल हिस्ट्री की जो सीरीज है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। तो अब तक हमने यहाँ पर 2 लेक्चर उसके कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली क्या देखा था कि आपकी जो इस्लाम है उसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, कैसे उसकी ओरिजिन हुई, कैसे वो आपका अलग अलग रीजन के अंदर फैला, आपका अरब रीजन से बाहर निकल के आपके अलग अलग खलीफेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद अब इन्हीं के अंडर में आपकी एक खलीफेट आती है। वो क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया की तरफ भेजता है और 712 ईस्वी में क्या होता है, आपका अरब का कॉन्क्वेस्ट हो जाता है सिंध के ऊपर। और फाइनली आप देखते हो कि 700 से लेके जो 1200 वाली एज है, इसमें हमारे इंडिया के अंदर इनकी एंट्री नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर इनको राजपूत से मतलब कि बेसिकली सबसे ज्यादा आपका कॉन्फ्रेंट मिलता है, वो इनको यहाँ पे रोके रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम निकलता जाता है तो 1200 के अंदर आते आते आपकी दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। और इसके एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये था आपका वसाल था महमूद गोरी का। अब ये गोरी इसको छोड़ के तो अपना एज ए जर्नल गया था कि आप यहाँ पर रहो और मेरे नाम पे यहाँ पे राज करो। लेकिन ये 2-3 साल के बाद ही जैसे ही आपका अफगानिस्तान में जाके मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है, ये अपने आप को अलग से डिक्लेयर कर देता है इंडिपेंडेंट, और बोलता है कि अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ और मैं अपना खुद की एक नई सल्तनत बनाऊंगा और मैं हूँ आज से नया सुल्तान। और इन्होंने यहाँ से स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश बोलो या फिर इसको हम कभी कभी दिल्ली सल्तनत भी बोलते हैं, तो दोनों वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप गुलाम वंश बोलते हो तो भी वो यही चीज है, अगर आप दिल्ली सल्तनत बोलते हो तो भी वो सेम चीज है। तो इसके फाउंडर थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके जो सन इन लॉ है इल्तुतमिश, वो आपके पावर के अंदर आते हैं। तो अब देखो, इल्तुतमिश जब जैसे ही आपके वीक हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो जब मरेंगे तो उनके मरने के बाद उनकी जो बेटी है रजिया सुल्तान, वो पावर में आएगी, और उसके बाद आपके बालबन ये आपके पावर में आएंगे। अब देखो, रजिया सुल्तान और बालबन के बीच में भी आपके 3-4 बंदे और हैं जो आपके पावर के अंदर आते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बालबन के बाद भी 1 या 2 बंदे और पावर में आते हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं आपके रजिया सुल्तान, बालबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी से ये 4 पर्सनैलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अब तक का कोई भी पेपर उठा के देख सकते हो। बेसिकली अगर कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो वो इन्हीं के उससे पूछा गया है, इन्हीं के बारे में पूछा गया है, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारे वो इन्हीं के टाइम पे हुए हैं। तो इसीलिए हमारा मेन फोकस इन 4 बंदों पे रहेगा इन केस ऑफ स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे खिलजी डायनेस्टी को। जैसे ही आपकी स्लेव डायनेस्टी खत्म होती है तो आपकी एक नई डायनेस्टी शुरू हो जाती है। डायनेस्टी का मीनिंग क्या होता है? वंश। तो आपका ये नया वंश शुरू हो जाएगा, खिलजी वंश। अब इस खिलजी वंश के अंदर आपका क्या है, 1290 से लेकर 1320 तक चलेगा। और इसको जो आपका एस्टेब्लिश करता है, इसको ओरिजिनेट जो करता है, तो वो करता है आपका जलालुद्दीन खिलजी। अब ये जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, बालबन का जो बेटा होता है उसको यहाँ पे मार देता है, और इसको मार के इसका सन इन लॉ जो अलाउद्दीन खिलजी है वो आपका पावर में आ जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं रजिया सुल्तान से। अब देखो, रजिया सुल्तान को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मतलब कि एक स्टोरी है, स्टोरी तो नहीं बोल सकते, आपके टॉपिक से रिलेटेड है। अब रजिया सुल्तान के फादर कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपके इल्बारी ट्राइब से बिलोंग करते थे। और ये किसको हटा के पावर में आए थे? ये आपके हटा के पावर में आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही आपका मरता है तो उसका जो बेटा होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो बोलता है कि भाई राजा का बेटा ही बेटा बनेगा, ऐसा उसने बोला। और उसको सपोर्ट करने वाले भी कुछ आपके नोबल होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब इल्तुतमिश क्या बोलता है कि भाई मैं उसका दामाद हूं, और ये देखो जब कुतुबुद्दीन ऐबक है ये आपका एक गुलाम था और मैं भी इसका एक गुलाम हूं, और इस वंश का नाम ही क्या है? गुलाम वंश है। तो अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कोई ना कोई जो गुलाम है जो ज्यादा सक्षम होगा वो ही आपका क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो ये इल्तुतमिश है, ये इसके बेटे को मतलब कि यहाँ पर मार देता है और खुद आपका पावर में आ जाता है। लेकिन जब इल्तुतमिश आपका मतलब कि पूरे 30 या 40 साल तक जब ये राज करता है, और राज करने के बाद जब ये बूढ़ा हो जाता है, अब होना तो यही चाहिए था कि भाई तू खुद गुलाम था, तो गुलाम वंश है तो तेरी जगह पे भी कोई ना कोई एक सक्षम गुलाम होगा, वही आपका पावर में आएगा,
क्योंकि इसने खुद ही बोल दिया था कि मेरे जितने भी 3 या 4 बेटे हैं सारे के सारे बिल्कुल निकम्मे हैं और वो कोई भी उनमें से राजा बनने के लायक नहीं है। इसकी स्टेटमेंट ये बिल्कुल खुद थी। ये अपने किसी बेटे को राजा नहीं बनाना चाहता था। उन राजाओं से बढ़िया इसको अपनी ये जो बेटी है रजिया सुल्ताना, यही ज्यादा अच्छी लगी थी। अब दिक्कत देखो इसके साथ क्या हो रही है। खुद तो राजा को हटा के गुलाम था, पावर में आ गया, लेकिन अब ये सत्ता ऐसी चीज है कि एक बार अगर कोई इसका स्वाद चख लेता है तो वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। अब जब इसकी खुद राजगद्दी छोड़ने का टाइम आया, बुढ़ापा आ गया इसका, तो ये चाहता है कि मतलब कि मेरी जगह पे मेरा बेटा या बेटी है ना, वही पावर के अंदर आए। तो देखो आप समझ के देखो पावर गेम कितनी बढ़िया चल रही है यहाँ पे। अब इल्तुतमिश तो ठीक है, यहाँ पे मतलब कि आपका एक्सपायर हो जाता है और ये जाते जाते अपनी जो बेटी है रजिया सुल्ताना, इसको आपका पावर के अंदर ले आके चला जाता है। अब रजिया सुल्ताना है वो इल्तुतमिश की बेटी है, लेकिन जब ये रजिया सुल्ताना है 1236 के अंदर आपकी गद्दी के ऊपर बैठती है और 40 तक रहती है, सिर्फ 4 साल तक। आप बोल सकते हो कि इसने इतने ज्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं रजिया सुल्ताना ने अपने इन 4 साल के अंदर ही। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसने फेसिस किए हैं। लेकिन अब देखो जैसे ही आपकी सुल्तान इसको घोषित किया जाता है, अब सबसे पहले तो देखो रजिया सुल्ताना, ए वर्ड लगाया गया है इसके पीछे। कहीं पर आपको हो सकता है कि आपको सिर्फ लिखा मिले रजिया सुल्तान। सुल्तान का मीनिंग क्या होता है? जो राजगद्दी पे बैठता है वही होगा आपका सुल्तान। लेकिन सुल्ताना का मीनिंग क्या होता है? जो सुल्तान की वाइफ होती है उसको सुल्ताना बोला जाता है। अब ये देखो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इसका वर्ड आप सुल्तान ही यूज कर सकते हो, क्योंकि ये राजगद्दी पे बैठी है तो राज ये कर रही है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे सुल्तान, ना कि सुल्ताना। तो अगर आपको कहीं पर ए भी लिखा मिलता है तो वो वहां पे आपका गलत होगा। आप उस ए को रिमूव करके ओनली रजिया सुल्तान का जो वर्ड है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसके बारे में बता देता हूं मैं। आपका फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर है आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, उसकी सबसे पहली मुस्लिम रूलर है ये। मुस्लिम रूलर इसके बाद और भी आती हैं, बट पहली यही है। और दिल्ली सल्तनत के टाइम की सिर्फ और सिर्फ एक ही ये आपकी वोमेन रूलर हैं। इसके अलावा कोई भी जो आपकी फीमेल रूलर है वो नहीं आएगी अब दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे ही ये आपकी पावर में आती है, इसके पावर में आते ही आपके जो तुर्किश और जो नॉन तुर्किश नोबल थे उनके बीच में क्या होती है? बहस शुरू हो जाती है। आपको पता ही होगा कि जो इसके फादर थे इल्तुतमिश ने आपकी एक चहलगामी या चालीसी बोलते हैं जिसको हम, तो उसका गठन किया था। अब उस चालीसी के अंदर क्या होते थे? जो भी इंपॉर्टेंट नोबल थे वो सारे के सारे उसके अंदर आपके आते थे। अब जो ये चालीसी थी, इस चालीसी को कैसे ना कैसे इल्तुतमिश ने अपना मतलब कन्विंस कर लिया था कि भाई देखो मेरे बेटों से ज्यादा तो आपकी मेरी बेटी है, यही ज्यादा सक्षम है, आप इसी को राजगद्दी पे बैठा दो। तो इन्होंने चालीसा ने तो ये सोचा था ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, बूढ़ा है, जाते जाते मतलब कि अपनी जो आखिरी इच्छा है पूरी कर लेगा, और हम इसको क्या बनेंगे, रजिया सुल्ताना को अपने हाथों की कठपुतली बना के रखेंगे। तो ऐसा इसने सोचा, तो चालीसी ने यही था। लेकिन जैसे ही आपका वो एक्सपायर होता है और ये पावर के अंदर आती है, तो आपका सबसे पहले तो चालीसी के अंदर ही आपकी तकरार हो जाती है, क्योंकि कुछ तो आपके तुर्किश थे। तुर्किश कैसे थे याद करो, आपका जो मोहम्मद गोरी था जब वो आपका तुर्क रीजन से था, तो उसके जितने भी नोबल थे वो तुर्किश थे। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भी आपका एक तुर्किश था। उसके बाद इल्तुतमिश आता है, ये भी तुर्किश था। लेकिन जब ये जो टाइम पीरियड चला लगभग 100 से लेकर 150 साल, तो इन तुर्किश को थोड़ा सा अपोज करने के लिए कुछ आपके नॉन तुर्किश नोबल हैं वो भी इस चालीसी के अंदर इंक्लूड हो गए थे। तो अब ये तुर्किश तो क्या चाहते थे कि रजिया सुल्ताना को हम यहाँ से हटा दें, लेकिन नॉन तुर्किश थे वो फिर भी इसके साथ थे। तो आपकी ये जो पावर गेम है ना, ये आपकी इन्हीं के बीच में स्टार्ट होगी, तुर्किश और नॉन तुर्किश के बीच में ही। अब इन्होंने तो क्या किया, तुर्किश वालों ने रजिया सुल्ताना का जो भाई था उनको पावर में लेके आए, लेकिन नॉन तुर्किश वालों ने रजिया सुल्ताना का साथ दिया और फिर रजिया सुल्ताना ने अपने भाई को ही राजगद्दी से हटा के दोबारा से राजगद्दी के ऊपर बैठी। तो देखो पहली स्ट्रगल तो इसकी लाइफ की वहीं से स्टार्ट होगी। खुद अपने भाई को वहां से हटाती है और आपकी राजगद्दी के ऊपर बैठती है। फिर दूसरा इसने क्या किया, जो आपका एक स्लेव था याकूत नाम का, और ये याकूत आपका क्या था, एब्सेनियन आपकी जो डायनेस्टी है, डायनेस्टी तो नहीं बोलेंगे हम इसको, एब्सेनियन आपकी ट्राइब है आपके एक अफ्रीका के अंदर, ये आपका उससे बिलोंग करता था। अफ्रीकन जो आपके गुलाम होते हैं तो ये वहां से बिलोंग करता था। तो इसने इसको क्या किया, पहले तो मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्स, जितने भी आपके घोड़े होते थे उनका मास्टर बना दिया। और जैसे जैसे आपका टाइम निकलता गया
उसने इसकी जो पोस्ट है वो आपकी बढ़ाती गई और ये मानती थी कि मतलब ये मेरे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा वफादार है। तो इसको मतलब क्या बोल सकते हो कि राज दरबार तक मतलब कि जो काम है, मंत्रियों वाले जो काम है, वहां तक इसको मतलब कि लेके आ गई थी। अब इस चीज से क्या है, जो ये तुर्किश नोबल थे ये और भी ज्यादा चिढ़ गए। इन्होंने बोला यार मतलब कि आप कैसे इसको मतलब कि बांटते, ये तो आपका अफ्रीकन गुलाम है। आप अगर गुलाम को ही लेके आना चाहते हो ठीक है, गुलाम तो मतलब कि हम भी हैं, जो अगर देखा जाए जो तुर्किश से हमें जो कन्वर्ट किया गया था, लेकिन आप अफ्रीकन वाले को कैसे लेके आ सकती हो। और फिर उसके बाद जो अब इसका सबसे बड़ा जो बहस हुआ इसका, जिसकी वजह से जो आपकी रजिया सुल्ताना है, इनका जो सबसे ज्यादा जो इनको अपोज किया गया जिस बात की वजह से, वो था इनका कि इन्होंने जो फीमेल क्लोथ थे ना उनको डिस्कार्ड कर दिया था। ये बोल रही थी कि मैं फीमेल क्लोथ को नहीं पहनूंगी, और आपकी हाथी के ऊपर होके सवारी करती थी हाथी की, घोड़ों की। वो सभी घोड़े तो चलो नॉर्मल था, बट फिर भी हाथी के मतलब की बिल्कुल एक्सेप्शनल आप बोल सकते हो उस केस के लिए। और अपना जो चेहरा है उसको वो अनवील रखती थी। लेकिन उस टाइम पे आपका जो मतलब कि पर्दा प्रथा है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, वो आपकी बहुत ही ज्यादा पीक पे थी, मानी जाती थी। आपकी हिजाब के बारे में आपने सुना ही होगा, तो आपका वो चलता था, या बुर्का जो पहनती हैं। लेकिन ये अपना फेस क्या है, अनवील रखती थी। तो इसकी वजह से आपके जो नोबल हैं इनके बीच में मतलब कुछ ज्यादा ही ये इसको अपोज कर रहे थे। अब फिर ये क्या करते हैं, इसको पावर से हटाने के लिए ये आपका बोलते हैं कि जो अल्तुनिया का गवर्नर है, अल्तुनिया नाम का एक मतलब कि बंदा है जो बठिंडा का गवर्नर है, ये क्या करते हैं, उसको बोलते हैं तू एक काम कर, बठिंडा को है ना ये बोलते कि मैं होना तेरे से अलग होना चाहता हूं, जो आपकी एम्पायर है, दिल्ली सल्तनत है। तो अब ये यहाँ पर विद्रोह हो जाता है आपका बठिंडा के अंदर। उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान क्या होती है, बठिंडा की तरफ जाती है अपनी आर्मी को लेके। अब आर्मी को लेके जब ये जाती है तो ये बठिंडे का जो गवर्नर है अल्तुनिया, ये रजिया सुल्तान को वहां पे हरा देता है और हरा के इसको बंदी बना लेता है। अब बंदी बनाने के बाद रजिया सुल्तान उसको बोलती है तू एक काम कर, तू मेरे को रिलीज कर दे, चल हम चल के दिल्ली के ऊपर राज करेंगे, क्यों अकेला बठिंडा के ऊपर राज करता है, मैं तेरे से शादी कर लूंगी, मैं तेरी सुल्ताना बन जाऊंगी और तू दिल्ली का सुल्तान बन जाएगा, चल चल हम चलते हैं। तो ये उसकी बातों में आ जाता है और ये इसके साथ क्या होता है, दिल्ली की तरफ चल पड़ता है। पहले तो देखो इन्हें खुद ही रिवोल्ट किया अल्तुनिया ने, और उसके बाद रजिया सुल्तान से इसने शादी कर ली, और दोनों की दोनों जब आपकी दिल्ली की तरफ जाते हैं तो दिल्ली पहुंचने से पहले जो आपकी चालीसा होती है ना, वो इन दोनों को यहाँ पे मर्डर करवा देती है। पहले तो इनकी लड़ाई होती है और लड़ाई के अंदर जब ये हार जाते हैं तो इनको यहाँ पे मार दिया जाता है। तो रजिया सुल्ताना यहाँ पे आपकी एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आपको मतलब कि जो रजिया सुल्तान के जितने भी जो सक्सेसर थे, जो इसके बाद आपकी राजगद्दी के ऊपर बैठे, सबसे पहले तो इसका जो ये बलराम शाह सिर्फ 2 साल के लिए बैठा। उसके बाद आपका अलाउद्दीन मसूद, ये आपका लगभग 4 साल तक, 42 से लेके 46 तक बैठा आपका। उसके बाद है आपका नासिर उद्दीन मोहम्मद, ये आपका 46 से लेके 66, 20 साल तक बैठा आपका पावर के अंदर, ये आपका रहा। अब ये आपका जो नासिरुद्दीन महमूद है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो फादर इन लॉ है बलबन, इसके हाथों की सिर्फ कठपुतली थी और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। तो अब ये बलबन क्या सोचता है कि अगर मैं पावर में आना चाहता हूं तो सबसे पहले तो ये अपनी बेटी का निकाह कर देता है आपके इसके साथ, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, खुद पावर में आ जाता है। फाइनली इसको मार के 20 साल के बाद 66 में आपका बलबन पावर में आ जाएगा। यहाँ पर जय सुल्तान की फोटो है, वो देख सकते हो नेट के ऊपर, मेरे को यही मिली जो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट वोमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली। यहाँ पर सुल्तान वर्ड यूज किया गया है, आप इसको समझ सकते हो। और उसके बाद जो ये लास्ट वाला था आपका, ये बहुत ही ज्यादा रिलीजियस था। तो फाइनली बलबन इसको क्या कर देता है, यहाँ पे एक्सपायर मार देता है और मार के अपना खुद गद्दी के ऊपर बैठ जाता है। वैसे तो इसका वजीर होता है, पर सारे काम तो वैसे काम काज जितने भी हैं राज दरबार के, वो ही चला रहा था आपका। तो अब आपका पावर के अंदर आ जाता है गियासुद्दीन बलबन। तो ये आपका 66 से लेके 87, टोटल आप बोल सकते हो लगभग 20 से लेके 21 साल तक ये आपका पावर के अंदर रहता है। अब हम बात करते हैं, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसने जो की, इसको पता था लगभग ये मतलब बहुत ही बूढ़ी एज के अंदर आके, लगभग 50 साल की उम्र के आसपास आके ये आपका गद्दी के ऊपर बैठा था। तो इसको पता था कि इस उम्र में आके मैं ज्यादा एक्सपेंड तो अपने साम्राज्य को कर नहीं पाऊंगा। तो इसने एक्सपेंशन की बजाय जो आपका कंसोलिडेशन है कि भाई जितना मेरे पास है अगर मैं उसको ही अच्छे से कंसोलिडेट कर देता हूं, उसका ही एकत्रीकरण अगर मैं कर लेता हूं, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी काम को करने के लिए इसने अब क्या किया, बहुत से रूल बनाए, और जिससे आपकी जो सल्तनत है ना,
वो अंदर से स्ट्रोंग हुई। आपकी जो इनसाइड जो रीजन है, आपका जितना भी एरिया आपके पास है, चाहे वो छोटा रीजन था, लेकिन उस सारे रीजन को इसने अंदर से स्ट्रोंग किया। सबसे पहले तो इसने उस काम के लिए क्या किया, आपकी जो चहलगानी थी इसको एलिमिनेट कर दिया। जितने भी बंदे थे चहलगानी के अंदर सबको इसने मरवा दिया। सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे बंदों को छोड़ दिया जो इसके बहुत ही ज्यादा लॉयल थे, मोस्ट लॉयल वन, जो इसके सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो चापलूस थे, या जो इसके सबसे ज्यादा खासम खास थे, उन कुछ को छोड़ के बाकी सभी चहलगानी को इसने मार दिया। और देखो खुद भी ये क्या था, चहलगानी से बिलोंग करता था, चालीसी के अंदर ही आता था, लेकिन इसको पता था कि भाई चालीसी की कितनी पावर है, कितना ज्यादा उनका नॉर्मल जनता के बीच में इन्फ्लुएंस है। जब खुद बंदा वहां से उठ के आया तो उसको पता था उस बारे में, तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसी को यहाँ पे खत्म कर देता है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक नया मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, और मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए अर्ज। और इसका नाम क्या था कि पूरा जो आपका साम्राज्य है उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो इसने इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपका ब्लड, ये यहां पे लिख सकते हो आप, ब्लड एंड आयरन, ये नीति अपनाई इसने। बिल्कुल साफ था इसका जो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था दीवाने अर्ज, कि भाई अगर कोई भी विद्रोह करता हुआ मिलता है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ थोड़ी सी भी छेड़खानी करता है, तो डायरेक्ट आप मतलब कि तलवार से उसका सर काट सकते हो। तो ब्लड एंड आयरन, आज के दिन अगर आप इसको देखो, ये गलत होगा वैसे तो कहना, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा आप कंपेयर करना चाहते हो तो जो आपके यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी क्या करते हैं, अगर कोई भी दंगा करता हुआ मिलेगा तो बुलडोजर लेके उसके घर को तोड़ दिया जाएगा, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे केसेस आपको अभी लेटेस्ट सुनने में मिल रहे हैं, तो मैं इसीलिए थोड़ा बहुत उससे मतलब कि कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूं, तो आप याददाश्त के लिए वो रख सकते हो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो उनका एक अलग सोच है, आपकी अलग सोच है, इनकी अलग सोच थी, तो हर बंदे की अपनी अलग अलग वो होती है। फिर उसके बाद जो आपका ये थे गयासुद्दीन बलबन, ये अपने न्याय के लिए, जस्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे। इतने ज्यादा लीजेंडरी थे कि इनके पास अगर कोई भी न्याय लेके आता था, चाहे खुद इनका वजीर या कोई भी हो, ये उसको मतलब कि अगर उसने कुछ गुनाह किया है तो उसको बहुत ही ज्यादा हरास पुनिशमेंट उसको देते थे ये आपके। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो आपका बलबन था, ये अपने आप को शैडो ऑन अर्थ, गॉड की शैडो बताता था कि मैं भगवान की परछाई हूं, और मैं आपका क्या है, देवीय कृपा प्राप्त करने वाला मतलब कि राजा हूं आपका। मतलब कि अपने आप को भगवान का बहुत ही ज्यादा प्रिय बताता था और बढ़ा चढ़ा के चीजों को यहाँ पे बताता था। अब उसके बाद इसने कोर्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा सख्त डिसिप्लिन आपका मेंटेन किया, और कुछ नए कस्टम हैं, नए रिवाज इसने शुरू कर दिए। अब वो नए रिवाज कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो है सिजदा। सिजदा का मीनिंग क्या होता है, प्रोस्ट्रेशन, कि भाई जो भी कोई नोवल आएगा या जो भी कोई मेरे से अगर मिलने के लिए आता है तो वो बिल्कुल दंडवत प्रणाम करेगा मेरे को। ये है आपका साष्टांग प्रणाम बोल लो इसको, या दंडवत प्रणाम बोलो, या इसको प्रोस्ट्रेशन बोलो। और ये आपकी एक पर्सिया के अंदर आपकी एक कस्टम होती है कि वहां पर राजा के सामने जो भी कोई आता है तो वो आपका क्या होता है, बिल्कुल ऐसे दंडवत प्रणाम करता है। ये आप उनका फोटो देख सकते हो बलबन का, ठीक है। उसके बाद एक पैबोस, पैबोस का मीनिंग क्या है, किसिंग सुल्तान फीट, जो आपके सुल्तान के पैर है ना, जब ये दंडवत प्रणाम करेगा तो जो उसके पैरों को चूमेगा, टू प्रूव हिज सुप्रीमेसी ओवर नोबल, कि भाई मैं मतलब कि आपका ही वफादार हूं, तो कुछ इस टाइप की मतलब कि जो अपनी कस्टम है उनको प्रूव करने के लिए। और अब देखो, खुद आप सोच के देखो कि जो बंदे कुछ दिन पहले चहलगामी के अंदर इसके साथ बैठते थे, और अगले ही कुछ साल में अगर उनको ये काम करने पड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो उनके मन पे क्या बीत रही होगी। लेकिन ठीक है, अब राजा है, जैसा उसने कस्टम बना दिया उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। और इन्होंने यहाँ पर एक नया फेस्टिवल है आपका नवरोज, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी बलबन की। अब हम बात करते हैं कि आपका एक बहुत ही बढ़िया अमीर खुसरो नाम का ये पोएट था, जो इसी के समकालीन था, बलबन के समकालीन ही। बलबन के टाइम पे वो आपका राज करता था, और बाद में ये आपका जो खिलजी एम्पायर है, खिलजी के टाइम पे भी ये आपका रहेगा, वहां पर भी आपको इसका नाम सुनने को मिलता है जरूर। उसके बाद इसका जो बेटा आया ख्वाबदीद, ये आपका बहुत ही ज्यादा वीक था, और इसको फिर क्या करता है, जलालुद्दीन इसको मार देता है। जलालुद्दीन पहले तो ये बोलता है कि इसकी भाई मतलब कि बिल्कुल ही छोटा बच्चा है,
तो इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो इसकी रक्षा करने के लिए खुद आपका राजमहल में आ जाता है, और थोड़े टाइम बाद इसका जो ये आर्मी कमांडर होता है जलालुद्दीन, ये इसी को मार के और इसकी जो आपकी स्लेव डायनेस्टी है उसको यहाँ पे खत्म कर देता है 1290 के अंदर। और स्लेव डायनेस्टी के बाद अब देखो इसका सरनेम क्या है, खिलजी। तो यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है खिलजी वंश। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम खिलजी वंश के बारे में। तो आई होप आपको दोनों के बारे में, रजिया सुल्तान और बलबन दोनों के बारे में पता चल गया। अगर इससे पहले वाले जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और उसके बाद इल्तुतमिश है, अगर उनके बारे में आपको पढ़ना है तो आपका जो लास्ट लेक्चर है आप एक बार जाके वहां पे उसको देख सकते हो। अब हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। तो 1290 के अंदर पावर में आई, 1320 तक रही। तो ये भी आपके क्या थे, सेल्जुक तुर्क थे। देखो कोई आपका इल्बारी तुर्क है, कोई आपका सेल्जुक तुर्क है। तो ये तुर्कों के अंदर ही आपकी इनकी अलग अलग ट्राइब्स हैं। तो वो जिस ट्राइब से आपके बिलोंग करते थे उसी ट्राइब का नाम उनको दे दिया गया है। अब उसके बाद इसने क्या किया, सबसे पहले जो ये पावर में आया, तो इसने पावर में आते ही जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी तुर्क ऑफिशियल थे ना, उनके इफेक्ट को डिक्रीज किया। कि भाई सबसे ज्यादा आपको तुर्क ऑफिशियली देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि तुर्क रीजन से वहां पे सबसे ज्यादा आए थे। याद करो मोहम्मद गोरी के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि तुर्क क्या होते हैं, अरब क्या होते हैं, और जो पर्शियन वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अगर फिर भी इनमें कोई डाउट रहता है आपको, तुर्क हो गया, अरब हो गया या आपका पर्शियन हो गया, तो इसके लिए आप एक बार लास्ट लेक्चर को जाके एक बार दोबारा रिपीट कर लो, वहां से आपकी ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो इसने सबसे पहले तो जो आपके तुर्क ऑफिशियल थे उनको वहां से पावर से हटा दिया। तो फाउंडर आपके खिलजी डायनेस्टी के कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये 6 साल तक आपके पावर में रहते हैं। अब इन्होंने सबसे बढ़िया जो चीज की ना, वो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो कैपिटल है ना वो दिल्ली से रिप्लेस करके कहां पे बना दी, किलोखारी। अब ये दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, वैसे तो दिल्ली के पास में ही है। तो ये अपनी कैपिटल को वहां पे लेके चला गया। और इसका रीजन क्या था कि जब ये पावर के अंदर आया था तो ये भी आपका 60 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी थी इसकी, 60 से लेके 65 साल की उम्र थी। अब इसने सोचा यार बिल्कुल ही बूढ़ा सा आदमी हूं, अगर मैं दिल्ली में रहूंगा तो कोई ना कोई आपका जो मेरे को भी मार के और राजगद्दी छीन लेगा। तो इसने उसी वजह से क्या किया, अपनी जो कैपिटल है उसको दिल्ली से शिफ्ट करके राजमहल को किसी किलखोरी नाम की जगह पे लेके चला गया। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने जो कुछ खासम खास बंदे होते थे ना, उन्हीं को उसके अंदर आने की परमिशन होती थी, बाकी कोई इसने परमिट ही नहीं किया वहां पे आने के लिए। ये खुद ही मतलब कि वो पूछ लेता था क्या काम है क्या नहीं है। तो अंदर से ही इसने 6 साल तक राज किया। अब 6 साल के बाद ये आपका क्या होता है, इसको जो याद किया जाता है वो बहुत ही बेनिवोलेंट या परोपकारी रूलर के तौर पे याद किया जाता है। और इसको बोला जाता है सेंट रूलर, क्योंकि इस उम्र में आप समझ सकते हो उम्र ही ऐसी होगी, तो यहाँ पर सिर्फ भगवान का ही नाम लेने की बंदा सोचता है, तो ये हो जाता है। अब ये देखो मैंने बताया ये आपको, किलकोरी कैपिटल तो क्यों बनाई थी, किसी से मतलब बचना चाहता था कि कोई मेरे को मार ना दे। लेकिन फिर भी फाइनली होता है इसके साथ वही है, आदमी जिस चीज से डरता है ना बहुत ज्यादा, वो चीज उसके साथ जरूर हो जाती है। अब इसका जो आप इसका सन इन लॉ भी था और इसका भतीजा भी था। तो ये आपको पता ही है, निकाह आपके मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आपका हो जाता है, जो भी चचेरा या ममेरा भाई होता है तो उसके साथ शादी हो जाती है। तो सेम इसका जो भतीजा था उसका क्या हुआ, इसकी बेटी के साथ निकाह हो गया, तो वो उसका सन इन लॉ भी हो गया और वो इसका नेफ्यू भी हो गया। तो अब अलाउद्दीन खिलजी था उसका नाम। अलाउद्दीन खिलजी आपका क्या होता है, गुजरात वाला जो रीजन था या मालवा वाला जो रीजन था, वहां से कैंपेनिंग करके आया था और जितनी भी लूट लेके आया था वो उसने क्या किया, अपने पास ही अपने महल में रख ली। होता क्या था कि आपको जो भी कोई लूट लेके आते हो वो आपको राजा के पास जमा करवानी होती है, इससे पहले आपका यही होता था। तो वो राजा के पास ना लेके जाके वो उसको क्या करता है, अपने पास ही रख लेता है। अब राजा आता है जलालुद्दीन खिलजी, वो बोलता है यार ये बढ़िया बात है, तू लूट भी ले आया और उसके बाद तूने मेरे पास वो जमा भी नहीं की। तो वो खुद उठ के अपने महल से बाहर निकल के इसके पास जाता है, और जब वो जाता है तो वहीं पर इसको मरवा देता है। और शायद ये आपकी एक मूवी भी आई थी पद्मावत, तो पद्मावत के अंदर आपको अगर ये सीन याद होगा तो वो सेम वही होता है। ये जब जाता है जलालुद्दीन खिलजी, तो ये अपने साथ मलिक काफूर को लेके जाता है। और मलिक काफूर आपको पता ही होगा, इसके 2-3 जो आपके वजीर होते हैं उनको मार देता है। और ये खुद आपका क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को जलालुद्दीन खिलजी को यहाँ पे मार देता है। तो अब ये 96 में आपका ये एक्सपायर हो गया। अब इसके बाद पावर में आता है आपका ये अलाउद्दीन खिलजी। तो आप बोल सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी आपका दिल्ली सल्तनत का जितने भी आप रूलर पढ़ोगे, स्टार्टिंग से लेकर आपने स्लेव डायनेस्टी पढ़ी है, फिर खिलजी डायनेस्टी पढ़ोगे, खिलजी के बाद आपका तुगलक, तुगलक के बाद आपका सैयद, या आपका जो लास्ट जो डायनेस्टी है अब्दाली। तो जितनी भी डायनेस्टी आपकी आएंगी, सॉरी अब्दाली नहीं, तो जो भी डायनेस्टी आपकी आती हैं
सबसे पावरफुल रूलर आपका अलाउद्दीन खिलजी था। सबसे ज्यादा पावरफुल वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पावरफुल क्यों यूज कर रहा हूं? देखो, दिल्ली का रीजन था, इतना रीजन, इस रीजन के अंदर आपके या तो राजपूत पावरफुल थे या फिर इस एंड से आपके जो मंगोल हैं वो आपके अटैक कर रहे थे। तो इसने क्या किया, जितने भी राजपूत थे मोस्टली उनको यहाँ पे सबड्यू किया, नीचे दबा दिया बिल्कुल, और अपने अधीन कर लिया। और उसके बाद जो भी मंगोल के जो अटैक हो रहे थे उन सभी को यहाँ पे रिपेल कर दिया। तो आप समझ सकते हो, देखो इसने साम्राज्य को जो बिल्कुल आपका जो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे तो ऊपर जो भारी आक्रमण होते हैं वो इसी रीजन से होते थे, तो इसको बिल्कुल इसने सेव कर दिया। तो इसीलिए आप इसको बोल रहे हो मोस्ट पावरफुल रूलर। अब ये नहीं है कि इसने साउथ के ऊपर कोई अटैक ही नहीं किया। अब इसका जो बंदा था मलिक काफूर, उसने उसको साउथ के अंदर भेज दिया, तो वो साउथ के अंदर गया और जितने भी राजा थे उन सभी को हरा के उनको अपने अधीन कर लिया। लेकिन इन्होंने उनके ऊपर एनेक्स नहीं किया, उनके ऊपर कब्जा नहीं किया। उनको सिर्फ क्या बोला कि हम हर साल आएंगे आपसे, अपना मतलब जो भी कोई आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा आप वो टैक्स भरो, और आप मतलब कि राज सिर्फ आप ही करते रहो। तो साउथ के ऊपर जो कैंपेनिंग है वो इन्हीं ने कर दी थी, लेकिन ठीक है उनको अपने अंडर में इन्होंने ले लिया, वो एक अलग चीज है, तो वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। तो सेम बता ही दिया मैंने आपको, मोस्ट पावरफुल रूलर थे। और सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना इन्होंने जो किया, वो इनके बारे में क्या है कि अब तक क्या होता था, जो आपका खलीफा होता था, बताया ही था आपको, खलीफा आपकी जो 4 खलीफेट आपके बने थे, तो खलीफा को इसका डिप्टी माना जाता था कि जो भी कोई सुल्तान बनेगा वो खलीफा का डिप्टी है, और उसको अपनी अप्रूवल के लिए एक बार खलीफा से जरूर बुलवाना पड़ेगा कि हाँ भाई अगला सुल्तान ये बन गया है। तो इसने इस प्रैक्टिस को यहाँ पे खत्म कर दिया। ये बोलता है मैं तो किसी का डिप्टी हूं ही नहीं, मैं तो खुद इंडिपेंडेंट हूं, मैं ना तो खलीफा के अंडर में आता हूं ना और किसी के अंडर में आता हूं, मैं तो अपना खुद राज करूंगा और मैं अकेला, और मैं मतलब कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूं। तो आपका जो उससे जो अभिषेक करवाने की जो प्रथा अब तक चली आ रही थी, उसने इसको बिल्कुल मानने से मना कर दिया। अब सबसे पहले इसकी देखो जो इसने काम किया, इसने क्या किया कि आर्मी के अंदर रिफॉर्म किए। आर्मी के अंदर इसने क्या क्या रिफॉर्म किए, अब तक आपको क्या बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अटैक करके जितनी भी लूट ये लेके आते थे राजा को सबमिट कर देते थे, और उसमें से कुछ 50% 40% जो भी इनका शेयर होता था वो आपका मतलब कुछ लूट का जो भी सैनिक लूट के लेके आया उसको मिल जाता था, बाकी राजा के पास हो जाता था। लेकिन अब इसने क्या बोला कि भाई लूट जो भी होगी ना वो सारी की सारी मेरे को मिलेगी, और उसके बदले में मैं आपको सैलरी दूंगा। तो इन्होंने आपके जितने भी सैनिक थे उन सभी सैनिकों को कैश में उनकी सैलरी देना शुरू किया, और अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी है वो तैयार कर ली। स्टैंडिंग आर्मी का मीनिंग क्या है, इससे पहले अगर आप देखते हो पैटर्न क्या होता था कि जैसे ही आपका कोई युद्ध होता था तो आपकी नॉर्मल जनता से जो भी कोई आपके हट्टे कट्टे जवान होते थे उनको आर्मी के अंदर भर्ती करके आपकी लड़ाई के लिए ले जाया जाता था। लेकिन जैसे ही आपकी लड़ाई खत्म हो जाती थी वो फिर से अपना जो भी कोई उनका एक्स्ट्रा जो काम होता था वो उसके अंदर बिजी हो जाते थे। तो किसी भी राजा के पास अब तक अपनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। इस पहली बार इसने ऐसा काम किया कि अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे तैयार कर ली। उसके बाद इसने दाग, जो आपके घोड़ों के ऊपर आपने पढ़ा ही होगा पीछे दाग लगा होता है, तो उस दाग का मीनिंग क्या है, बस उनकी ब्रांडिंग करने के लिए, ये इस ब्रांड का घोड़ा है, ये इस ब्रांड का घोड़ा है, तो अलग अलग उनकी ब्रांडिंग के लिए उनके ऊपर दाग वर्ड यूज होता है, ये आपका ये लगा दिया था। और आपके जितने भी सोल्जर हैं उनका हुलिया आपने पढ़ा तो नहीं, सॉरी, मूवीज के अंदर जरूर देखा होगा। पुलिस के अंदर जाते हैं तो आप अगर कोई भी रिपोर्ट दर्ज करवाते हो तो वो बोलता है कि उसका हुलिया बताओ वो कैसा दिखता था। तो जितने भी सोल्जर थे ना उन्होंने इनका रिकॉर्ड तैयार किया, और उस रिकॉर्ड को इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, दैट इज योर हुलिया, कि भाई कैसा हुलिया है उनका। अब उसके बाद इसने मतलब कि जो अपना विद्रोह हो रहे थे, जितने भी इसके आसपास जो इसके अंडर में आते थे और वो विद्रोह करने की सोचते थे, तो उनको दबाने के लिए और अपने राज्य को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसने 4 नियम निकाले। वो 4 नियम कौन कौन से थे कि सबसे पहले तो जो ये नोबल है ना यही सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं, तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको जब्त कर लिया कि भाई तुम्हारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, तुम्हें कैश में सैलरी मिलेगी या जो भी कुछ है वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी होगी तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूं मैं इसको, थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूं। वो लालच होती है ना आदमी के मन में, वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती है आपकी। तो इसीलिए सबसे पहले तो इन्होंने उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको ही जब्त कर लिया। अब ज्यादा लालच नहीं आएगी तो ठीक है, आदमी अपना जैसे गुजर बसर हो रहा है, जो सैलरी आ रही है, जैसा भी उसको मिल रहा है वो उसमें अपनी जिंदगी है वो गुजार देगा। दूसरा इसने जो काम किया, इसने एक इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया, जो भी सीक्रेट एक्टिविटी है आपके नोबल्स के अंदर वो जानने के लिए। तो वो इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब उसके बाद इसने जो अगला किया कि आपके जितने भी ड्रग्स या एल्कोहल हैं उनका जो पब्लिक सेल है उसको इसने प्रोहिबिट कर दिया
कि आप उनको पब्लिकली नहीं बेच सकते हो, ठीक है, मतलब कि आप लुक छुप के थोड़ा बहुत बेच सकते हो। जैसे आज के दिन भी आपको पता ही होगा, गुजरात है वो आपका एक ड्राई स्टेट है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर दारू की बिक्री नहीं होती है बट वो मतलब कि बहुत ही माइन्यूट लेवल के ऊपर होती है। और जब ऐसे लेवल के ऊपर होती है तो आप समझ सकते हो कि वहां पर जो दारू की जो बेचने के लिए प्राइसेज हैं वो भी आपके बहुत ज्यादा हाई होंगे, तो वो चीज आप ठीक है, एक अलग चीज है, बट मतलब वैसे बता रहा हूं मैं आपको। तो वो इसके टाइम पे भी क्या थी, प्रोहिबिटेड थी। तो इसने अपनी जो दिल्ली सल्तनत है उसको एक ड्राई स्टेट घोषित कर सका था, आप एक हिसाब से ये बोल सकते हो। पब्लिकली वो नहीं सेल कर सकते थे। और जितनी भी जो सोशल गैदरिंग है या कोई भी जो फेस्टिवल है, जब तक आपको सुल्तान की परमिशन नहीं मिलती है आप उनको नहीं सेलिब्रेट कर सकते हो। अगर आप कोई सोशल गैदरिंग करना चाहते हो या फिर आप कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हो तो वो सारे के सारे वर्जित थे, जब तक आपको सुल्तान की परमिशन ना मिल जाए। सुल्तान की परमिशन मिलने के बाद ही आप क्या कर सकते थे, ये चीजें आप कर सकते थे। तो समझ सकते हो, देखो मतलब कि रिबेलियन को ये बिल्कुल शुरू ही नहीं होने देना चाहता था। तो इन सभी को आपको जो पॉइंट है ये पढ़ के माइंड में आ गया होगा। अब उसके बाद ये क्या था, आपका दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने आपकी जितनी भी लैंड थी ना, जिससे ये रिवेन्यू कलेक्ट करता था, उसकी मेजरमेंट करवाई। तो मेजरमेंट करवाने वाला उसकी मापदंड करवाया कि भाई कितनी जमीन है, उनमें से कितनी उपजाऊ है, कितनी अनुपजाऊ है, तो वो सारी चीजें जो मेजरमेंट है उसकी, वो करवाने वाला ये आपका पहला रूलर था। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अगर स्टार मार्क करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। फिर उसके बाद इसने मार्केट के अंदर कुछ आपके रिफॉर्म किए। तो सबसे पहले तो इसने दिल्ली के अंदर 4 मार्केट बनाई। एक तो आपकी अनाज के लिए, दूसरी आपकी क्लोथ, शुगर, ड्राई फ्रूट, ऑयल और बटर। ये जो ड्राई फ्रूट वाली आपकी खाड़ी बावली, ये शायद आज के दिन भी अगर आप जाके देखते हो दिल्ली के अंदर तो आपके जो खाड़ी बावली वाला रीजन है वहां पर आपको ड्राई फ्रूट मिलते हैं। तो ये जो मार्केट है ये बनाई इसी के टाइम पे की गई थी और बाद में वो डेवलप होती होती उनका ठीक है नाम चेंज होते गए, लेकिन वही देखो मार्केट वही है आपकी। तीसरी जो मार्केट इसने बनाई उसके अंदर आपको घोड़े, गुलाम और आपके जितने भी जो कैटल्स होते हैं, जो भी आपके पालतू पशु होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मिलते थे। और जो चौथी मार्केट थी वो आपकी जितनी भी इनको छोड़ के, जो ऊपर वाले जो तीनों होगी, इनको छोड़ के जो भी कमोडिटी बचती थी उनके लिए आपकी मिसक्लेनियस आपकी जो मार्केट है वो आप इसने बना दी थी। तो ये मार्केट थी आपकी, ठीक है। अब इन मार्केट के अंदर हर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए आपका एक हाई ऑफिसर होता था और उसका नाम क्या होता था, सहाना ए मंडी। भाई ये मंडी है और ये इसका सहाना है। सहाना का मीनिंग क्या है, हाई ऑफिसर है, जो ये चेक करेगा कि इस मंडी के अंदर कोई भी आपका फ्रॉड ना हो, कोई भी चीटिंग का केस ना हो। अगर सपोज करो आपका क्या होता था, कोई गेहूं बेच रहा है, तो आपको पता ही है कि गेहूं के अंदर वो क्या करते हैं, थोड़ी सी मिलावट तो नहीं बोलूंगा यहाँ पे, मतलब कि वो आपका अगर सपोज करो आप 1 किलो गेहूं लेते हो और वो आपको 1 किलो की जगह पे अगर 950, जो आपका 50 ग्राम का अगर वो टाका मारते हैं, आप टाका मारने का जो वर्ड है तो उसके लिए मेरे को एक नायक मूवी है अनिल कपूर की, तो वो याद आती है। अब देखो नायक के अंदर वो क्या होता है, अनिल कपूर एक दिन का सीएम बनता है और जब वो आपके जो कोटा होते हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, वहां पर जाता है तो वो क्या देखता है कि तेल डालने के लिए जो आपका कंटेनर था उसको जगह जगह से क्या कर दिया था, प्रेस कर दिया गया था, बिठा दिया गया था, ताकि उसके अंदर 1 लीटर की जगह पे कम तेल आए। आपका जो ताकड़ी होती है, जो आपका तराजू होता है, तराजू के अंदर उसने क्या किया था, जिस साइड आपका जो ये अनाज रखा जाता था उसके नीचे उसने मैग्नेट लगा रखी थी ताकि आपका कम अनाज जाए। तो ऐसी जो चीजें थी उनको रोकने के लिए आपका ये ऑफिसर रिक्रूट किया गया था। और अगर ऐसा कोई भी काम करता हुआ मिलता था, जो चीटिंग करता था कोई भी, तो उसके लिए इसने बहुत ही ज्यादा हरास पुनिशमेंट था। पुनिशमेंट का लेवल आप देखो यहां तक देख सकते हो। अगर किसी ने यहाँ पे 50 ग्राम की अगर क्या की है, धांधलेबाजी की है, तो उस 50 ग्राम गेहूं की जगह पे उसका 50 ग्राम जो मांस है, उसका जो गोश्त है वो निकाल लिया जाएगा उसके शरीर से और वो उसके बदले में उसको दिया जाएगा। तो समझ सकते हो मतलब कि इतना हाई लेवल का आपका जब पुनिशमेंट था, तो कोई भी है वो आपकी चीटिंग करते हुए इसके टाइम पे डरता था। और इन्होंने सीक्रेट एजेंट रखे हुए थे अपने मुनैया, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको इसने क्या किया था, जो मार्केट की फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली चल रही है नहीं चल रही है, तो उसकी रिपोर्ट देने के लिए इसने उनको अपॉइंट कर रखा था कि भाई आप अगर मार्केट के अंदर कुछ भी आपको गलत लगता है तो आप मेरे को आके बताओ, मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। तो ये आप देख सकते हो सीक्रेट एजेंट थे ये, इसके छोटे छोटे बच्चे थे ये, और उन छोटे बच्चों को ये क्या बोलता था, मुनैया, ठीक है। उसके बाद इसके कैंपेन अगर हम बात करते हैं
तो मलिक काफूर के अंदर में मैंने आपको बता ही दिया, मलिक काफूर इसका एक मतलब कि जो आपका सबसे खासम खास बोल सकते हो। और यहाँ तक की कुछ कहानियां तो यही सुनने को मिलती हैं कि फाइनली जो आपका मलिक काफूर है, इसने ही जहर दे के आपके अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया है। ये चीज आपको जरूर अभी देखने को मिल भी रही होगी, कुछ जगह पे सुना भी हो गया आपने। और इसका जो दूसरा नाम था मलिक काफूर का, वो था आपका हजार दिनारी। हजार दिनार दे के इसको खरीदा गया था, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ गया था हजार दिनारी। तो देखो ये सेम वही है, आपका स्लेव ये बेशक थे, लेकिन गुलाम होने के साथ साथ ये आपकी जितनी भी युद्ध कलाएं होती थी उनके अंदर प्रॉपरली निपुण होते थे। घुड़सवारी होगी, वो आपकी तलवारबाजी होगी या तीरंदाजी होगी, कोई भी आपका ऐसी चीज नहीं थी जो इनको ना आती हो। तो ये आपके वो वाले गुलाम नहीं है जो घर के जो झाड़ू पोछा ये काम करेंगे, नहीं। ये आपके दूसरे टाइम के जो आपके मतलब कि साम्राज्य की अगर लड़ाई भी होती है तो वहां पर भी आपकी सेवा करेंगे, ये वो वाले गुलाम थे। तो ये आपका इसने कुछ नॉर्दर्न कैंपेन भी किए। सबसे पहले गुजरात के अंदर, गुजरात के बाद आपका रणथंबोर है। अब रणथंबोर में जैसे इसने कब्जा किया, मैंने बताया था राजपूतों को इसने वहां पे बिल्कुल ही कंट्रोल में कर लिया था। तो वहां पर भी आपका जोहर हुआ था। जोहर का मीनिंग क्या है, जैसे ही आपका राजा हारता था तो उसकी जितनी भी रानियां हैं वो सारी की सारी अग्निकुंड में जाके अपनी जान दे देती थी, क्योंकि राजपूतों के लिए बोला जाता है कि मतलब कि हमारी जान से भी ज्यादा जो कोई जरूरी है तो वो हमारी इज्जत है। तो वो अपनी इज्जत के ऊपर आंच ना आए, इसीलिए आपकी जो लेडीज है वो क्या करती थी, जोहर को आपकी कंप्लीट कर लेती थी। सेम आपका मेवाड़ है, तो मेवाड़ के बारे में तो आपकी मूवी बनी हुई है पद्मावत। तो पद्मावत के अंदर आपने ये रणबीर सिंह को देखा ही होगा। राजा जो आपका रतन सिंह है, रावल रतन सिंह बोला जाता है, वैसे इसको राणा रावल रतन सिंह, रावल वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे इसके लिए। तो वो रतन सिंह का रोल आपका प्ले किया है आपके शाहिद कपूर ने, और आपकी जो रानी पद्मावती का रोल जो प्ले किया है वो आपका रोल किया है इसमें दीपिका पादुकोण ने। तो शायद ये मूवी आपने देखी रखी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखना, तो आपको जो ये मेवाड़ वाली पूरी स्टोरी है वो पता चल जाएगी। उसके बाद जो आपका मालवा का रीजन है वहां पर भी इसने कैंपेन आपका सक्सेसफुल किया था। और ये रीजन देखो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, पूरे इस रीजन को इसने कैप्चर यहाँ पे कर लिया है। ये आपका मालवा रीजन हो गया, तो पूरा जो एरिया है वो कैप्चर कर चुका है ये राजस्थान वाले आपके रणथंबोर हो गया, मेवाड़ हो गया, वो सारे यहीं पर राजपूत किंगडम हो गए। उसके बाद आपका गुजरात हो गया, गुजरात के बाद आपका मालवा रीजन हो गया। अब साउथ में इसके बारे में वही बोला जाता है जो मैंने आपको बताया था, मंगोल के इन्वेजन को इसने खत्म ही किया था। और पहला सुल्तान था जिसने क्या किया, मलिक कफूर के अंडर में आपके साउथ इंडिया को भी क्या किया, अटैक किया। और ये देखो साउथ इंडिया का उसका कैंपेन दिखाया गया है। मलिक काफूर आपका दिल्ली से निकलता है, तो मालवा रीजन तक तो इनका पावर हो ही गया था आपका। अब उसके बाद जब ये नीचे जाता है तो सबसे पहले आपका देवगिरी, देवगिरी के बाद आपके देखो बीजापुर, और जो भी अलग अलग जितने भी जो रूलर थे उन सभी को ये हराता हुआ नीचे पहुंच जाता है। देवगिरी के अंदर आपके यादव थे, उनको हराया। उसके बाद आपका वरंगल के अंदर आपके काकितेज थे, उनको हराया। उसके बाद आपका दराव समुद्र के अंदर आपके होयसला थे, उनको हराया। और मालाबार के अंदर आपके पांड्याज थे, उनको हराया। और इन सभी को हरा के इसने क्या किया, उनको एनेक्स नहीं किया, उनके ऊपर कब्जा नहीं किया, जितने भी सदर्न किंगडम थे। सिर्फ वहां से आपका बहुत ही ज्यादा खजाना लूट के लेके आया और उनको ये बोल दिया गया कि आपको अब हर साल है, एक तो आप हमारे अधीन हो, दिल्ली सल्तनत के अधीन हो, और दूसरा आपको हर साल कुछ टैक्स का अमाउंट पे करना होगा। तो ये था इसका साउथ का कैंपेन। अब उसके बाद बात कर लेते इसने आर्ट और कल्चर के तौर पे आपने का क्या क्या बनवाया। तो सबसे पहले तो इसने जो आपके अमीर खुसरो, ये देखो आपका लास्ट बलबन के टाइम पे भी आया था, तो उनको पेट्रोनाइज किया, उनको संरक्षण प्रदान किया, उनको सैलरी देता था, जो भी कुछ था कि आप मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखो। उसके बाद जो अमीर हसन है, ये भी एक बहुत ही बढ़िया पोइट था, ये भी इसी के टाइम पे था। इन्होंने अपनी नई कैपिटल है वो श्री फोर्ट में बना दी। अब ये श्री फोर्ट ये भी आपका दिल्ली के अंदर ही है, ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये कुछ अलग ही है। तो ये आपके अलग अलग किले बनाए गए हैं। फोर्ट, फोर्ट का मीनिंग क्या है, किला। तो आपका जैसे लाल किला आपने देखा होगा, तो वैसे ही आपका ये भी क्या है, किला बनाया इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बनाया वो है आपका अलाई दरवाजा। अगर आप कुतुब मीनार के अंदर जाते हो तो जो आपका एंट्री गेट है, एंट्रेंस गेट, उसी को इसने बनवाया था। और अलाई मीनार का काम भी इसने शुरू करवा दिया। बोला गया था कि मैं कुतुब मीनार से भी दुगने साइज की एक और मीनार बनवाऊंगा, लेकिन वो अनफिनिश रह गया, उससे पहले ये मर गया था। अगर ये जिंदा रहता तो शायद आपको हो सकता है कि कुतुब मीनार के पास में आपका इसने काम तो शुरू करवा दिया था उसका। और उसके बाद इन्होंने हौज खास को भी बनवाया था आपका। ये देखो आप देख सकते हो, यहाँ से जब आप एंट्री करते हो तो ये एंट्री गेट है उसका, ये है आपका अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजे के बाद ये देखो आपका, ये है आपकी वो मीनार। ये देखो इसका काम तो शुरू हो गया था कि कुतुब मीनार से आप नीचे इसका देखो बेस तो देख सकते हो, उससे डबल ही साइज का बना दिया था। और बोले यही गया था कि इसकी हाइट है मैं वो डबल रखूंगा। और अगर आप इसको अलाई दरवाजे को अच्छे से देखना चाहते हो तो ये एंट्री के पॉइंट पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है।
उसके बाद जो हौज खास लेक है वो आपकी कुछ ऐसी देखने को मिलती है, ये भी आपकी दिल्ली के अंदर ही है, तो अगर कोई देखना चाहता है तो वो देख सकता है। तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आई होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। तो अगर चीजें आपको सीखने को मिलती हैं तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बताओ अगर आपको कोई भी कमी लगती है लेक्चर के अंदर। मैं कोशिश करूंगा उस चीज को जरूर सुधारने की, और चीजों को आप शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे लिए वही एक मोटिवेशन है। वैसे अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, अगर किसी भी एक सिंगल बच्चे को इस लेक्चर की हेल्प से अगर मदद मिली है, उसको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है, तो ये मान लो मेरा काम वहां पे खत्म हो गया है। बस मेरा सिर्फ टारगेट ही है चैनल बनाने का कि एटलीस्ट किसी ना किसी सिंगल बंदे को इससे फायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।